नमस्कार, मैं हूं गरिमा बाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे बेरोजगारी की दर, महंगा गैस सिलेंडर को लेकर। और लगातार जिस तरह से महंगाई की दरें बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में आम जनता का जीना मरना दुश्वार हो गया है। आम जन के लिए 2 जून की रोटी जुटा पाना भी काफी मुश्किल हो गया है। इसी बीच उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि बेरोजगारी राज्य की सबसे बड़ी समस्या रही है, जिसके चलते आज कई गाँव पलायन के चलते घोस्ट विलेज में तब्दील हो गए हैं। और पहले गाँव में रोजगार न मिलने पर युवा शहर की तरफ रुख करता था, लेकिन अब शहर में भी उसे नौकरी नहीं मिल रही है। शहर में महंगाई के चलते उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड अब उत्तर प्रदेश से भी आगे निकल चुका है। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 2.9 है, जबकि उत्तराखंड की 5.3 हो गई है। ऐसे में प्रदेश में कई बार रोजगार मेले भी लगाए गए हैं, जिनमें से महज 13% लोगों को ही रोजगार मिल पाया है। तो वहीं महंगाई से राहत देने के लिए कैबिनेट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा द्वारा किए गए वादे आगे बढ़ाने का काम किया। अब गरीब परिवारों को साल में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध होंगे, बशर्ते उनके पास अंत्योदय राशन कार्ड होना चाहिए। बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी दर के बीच सरकार की योजनाएं आम जन को कितनी राहत देने का काम कर रही हैं, आज इसी को लेकर विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए हमारे इस खास रिपोर्ट पर। उत्तराखंड समेत पूरे देश भर में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं उत्तराखंड में फिर बेरोजगारी ने एक बनाया रिकॉर्ड। शहरी बेरोजगारी के मामले में पहले नंबर पर उत्तराखंड पहुंच गया। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार उत्तराखंड में हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश से हम बेरोजगारी दर में आगे निकल गए हैं। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के एक सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ है। एनएसओ ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 में इस बात का खुलासा किया है। रिपोर्ट की माने तो उत्तराखंड में देश में सबसे ज्यादा 15.5% बेरोजगारी है। उत्तराखंड में देखें, अगर यहाँ देखें तो जो मिडिल क्लास लोग हैं वो मोस्टली बाहर ही काम करते हैं, ठीक है। तो बाहर काम करने वाले लोगों को अब ट्रैवल करना पड़ता है, उसके कई चीज़ें हैं। गाँव वाले लोग उतना अफोर्ड नहीं कर सकते जितना उतना मिडिल क्लास वाले अफोर्ड कर सकते, उतना हमारे यहाँ उत्तराखंड उतना मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप बात करें बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी में भी उत्तराखंड बहुत बुरा हाल है। बेरोजगारी में एक पढ़ा लिखा आदमी भी यहाँ मतलब मोस्टली बाहर ही काम करते हैं, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे कैसा भी आदमी हो। क्योंकि क्या है, यहाँ अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो अभी हमने हाल ही में देखा कि जो 2017 के जितने भी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम थे वो 2021 में कंप्लीट हो रहे हैं। तो जब इलेक्शन आते हैं उससे पहले तो आप बड़े बड़े वादे करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। जैसे इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, सरकारी नौकरियां ख़त्म हो जाती है, सब चीज़ ख़त्म हो जाती है। कहीं पे रोड बन रही हो तो वो भी काम रुक जाता है। हमारे गाँव में ही एक रोड बनी थी हाल ही में, तो इलेक्शन से पहले वो बनाना स्टार्ट करा था उनने। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो गए वो रोड का काम आधे में छूटा हुआ है। तो हर चीज़ ऐसी गवर्नमेंट कर रही है। तो अब उसके बाद जब इलेक्शन आते हैं तो वोट मांगने घर पे आते हैं। जैसे इलेक्शन खत्म हुए तो हमें ये नहीं पता चलता हमारा विधायक कौन है, हमारे सीट से जीता कौन है। तो आम आदमी हर चीज़ से परेशान है। महंगाई इतनी पूरा कहाँ पड़ता है, और हम जैसे जो सड़क पे बैठे हमारे लिए तो वैसे ही इतना महंगा है। सब्जी के रेट देखो, हर चीज़ के। जब पेट्रोल महंगा हो गया तो नेचुरली सब्जियाँ महंगी होंगी, सिलेंडर भी। तो गैस क्यों महंगी होगी मुझे तो नहीं पता। ये तो सरकार को चाहिए कि कम से कम राशन सस्ता करे और गैस सिलेंडर तो सस्ते करे, कि जो रसोई की मार है वो आम आदमी पे ना पड़े। और 3 सिलेंडर की बात है, मैं आपको मैडम अभी बताऊं, मैंने ऐसे ऐसी लेडीज देखी हैं 3-3, 4 हज़ार के सूट पहनती हैं, विडो पेंशन ले रही हैं, वृद्धा पेंशन ले रही हैं, और बीपीएल कार्ड है। हमारा तो राशन कार्ड भी कैंसिल कर दिया। अब माँ बेटी है, राशन कार्ड भी नहीं हमारा। अब क्या करेंगे, महंगाई है, जीना है। जहाँ 10 किलो आटा लगता है वहाँ अब 8 लगाएंगे। पेट ही काट रहे हैं। और सिलेंडर का क्या करें, खाना तो बनाना ही, एक टाइम सब्जी बनाएंगे।
हम तो इनके साथ एडजस्ट कर रहे हैं। सरकार भी तो करे ना, जो जरूरतमंदों के लिए तो करे। रसोई पे तो असर है ही, सबसे ज्यादा रसोई पे असर है। और वो एक रोटी पेट भर के नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे। वहीं CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के महीने में उत्तराखंड की बेरोजगारी दर 3.5% थी, जो अप्रैल में ही 5.3% पर पहुंच गई है। एक ही महीने में इतना उछाल काफी चिंतनीय है। वहीं उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी 2.9 है। बेरोजगारी दर में उत्तर प्रदेश से निकला उत्तराखंड। मार्च में 3.5% बेरोजगारी दर अप्रैल में 5.3 तक पहुंची। उत्तर प्रदेश में 2.9% बेरोजगारी की दर। CMIE की रिपोर्ट में हिमाचल में सबसे कम बेरोजगारी दर। को सरकार का काम, जब से भाजपा की सरकार केंद्र में भी और प्रदेश में भी आई है, तो केवल जुमलों पर चल रही है। जुमले कह देंगे तो रोजगार भी मिलेगा। आज आप देखेंगे तो महंगाई दर इतना बुरी हाल में है कि आम आदमी के जीवन यापन करने की बड़ी दुभर व्यवस्था हो गई। आम आदमी कोई भी, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, खाद्य सामग्री हो, खाद्य तेल हो, कोई भी ऐसी सामग्री नहीं है कि जो सस्ती है। आप देखेंगे कि पानी के बिल, बिजली के बिल जो 2016 में उत्तराखंड में थे, उससे आपने 3 गुना बना दिया। सवाल ये है कि ये सरकार क्या लूटने के लिए बनी थी या जनता को राहत देने के लिए? हर सरकार का काम था रोटी, कपड़ा और मकान देना, लेकिन ये सरकार तो केवल अपने विकास के नाम पर गिना रही है बुलडोजर और लाउड स्पीकर उतारना। ये तो इनका विकास है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और युवा मुख्यमंत्री ने जिस तरह से रोजगार के लिए नए नए अवसर, सरकारी नौकरियों को प्रोवाइड कराने के लिए नए नए जॉब्स का क्रिएशन किया था, उससे साफ जाहिर है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नए जॉब्स को सर्जित किया जा रहा है और हमने कहा था कि पर्यटन में हम नए जॉब सर्जित करेंगे और उस दिशा में आज हमारे पर्यटन मंत्री विदेश यात्रा पे हैं और अभी आप देख रहे होंगे पीयूष गोयल जी के माध्यम से तमाम समाचार पत्रों में न्यूज छपी है कि अब हम पर्यटन में बहुत बड़ा लाइन खींचने जा रहे हैं, जहां से हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके, वो स्वरोजगार के माध्यम से आगे आ सके। हम एडवेंचर स्पोर्ट्स में, टूरिज्म में हम बहुत कुछ करने की हमारे यहाँ पोटेंशियल है और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। उस दिशा के लिए उत्तराखंड ने अपने पर फैला दिए हैं और हमारी उड़ान बहुत जल्द हम अपने पर फैलाकर उड़ने के लिए तैयार हैं। इस तरह विपक्ष भाजपा को घेरने का काम कर रहा है, तो वहीं भाजपा भी रोजगार मेले लगाकर रोजगार देने की बात कर रही है। महंगाई में मुफ्त राशन और मुफ्त सिलेंडर देकर जनता को राहत देने की बात कर रही है। आरोप प्रत्यारोप का माहौल चल रहा है, बहस चल रही है, लेकिन आम जनता की परेशानी कैसे दूर हो, इस पर कोई काम नहीं होता दिख रहा है। तो आज देवभूमि के दंगल में इसी बढ़ती महंगाई दर को लेकर विस्तार से बातचीत करने वाले हैं और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे रूबरू करवाते हैं आपको। हमारे साथ में कुंवर जपेंद्र सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और आरपी रितुड़ी साहब हमारे साथ में वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ चुके हैं, और साथ ही हेमा भंडारी जी आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और बॉबी पवार देवभूमि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, और नरेंद्र सेठी जी आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का हमारी आज की इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जपेंद्र जी हैं। जपेंद्र जी, खाने का तेल, गाड़ी का तेल और सब्जी, हर एक चीज महंगी है। बचा था पकाने वाली गैस, वो और महंगी होती चली जा रही है। जनता का कितना तेल निकालेंगे आप? देखिए, जनता निश्चित तौर पे महंगाई की मार
पूरा देश ही नहीं, आज ये महंगाई ग्लोबल इशू है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ये महंगाई सिर्फ पिछले 2 वर्षों में भारत में नहीं बढ़ी है, ये पूरी दुनिया में बढ़ी है, हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड में बढ़ी है, हमारे एशियन पैसिफिक में बढ़ी है, और उसके बाद भारत में भी इसका असर आया है। उसके बहुत से कई राजनीतिक सामाजिक कारण हैं, और उन कारणों पे हम कभी बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सरकार का ध्यान महंगाई को कम करने की ओर है, कि कैसे अपने देश की जनता को, प्रदेशों की जनता को महंगाई से बचाया जाए। और उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि किसी तरह महंगाई के स्तर को नीचे लाने के लिए प्रयास किए जाएं, नए नए रोजगार के साधन खड़े किए जाएं, ताकि बेरोजगारी की दर भी कम हो और कहीं ना कहीं महंगाई की मार से आम आदमी को राहत मिले। तो ये निरंतर प्रयास जारी है। लेकिन जब कब ये से ग्लोबल जपेंद्र जी, कब से प्रयास जारी, मैं ये जानना चाहती हूँ, कब से प्रयास जारी है? देखिए, पिछले 2 वर्षों का जो एक ये पेंडेमिक का दौर गया, उस पेंडेमिक के दौर में धीरे धीरे अगर आप देखें 2020 के बाद से 2020 और 21 में ये महंगाई का ग्राफ जो ऊपर गया, ये केवल हमारे देश में ही नहीं गया, ये पूरे आप गलत कह रहे हैं जपेंद्र जी। 2020 से 21 के बीच में महंगाई तो बढ़ी नहीं, मुझे लगता है उसके बाद बढ़ना शुरू हुई है। अभी चुनाव हुए, मुझे लगता है सबसे ज्यादा महंगाई तो उसके बाद से बढ़ी है, और इस बात से सभी वो रखेंगे, इस बात को मुझे लगता है सभी लोग मानेंगे, क्योंकि 20 से 21 के बीच में तो कोरोना था, और उस दौरान महंगाई कुछ बहुत अलग से नहीं हो रही थी। उस दौरान तो सरकार ध्यान भी दे रही थी कि कोई चीजें जो दाम है उससे बढ़कर दुकानदार ना बेचने लगे। सरकार ने फ्री राशन दिया, सरकार ने फ्री सुविधाएं दी, इसलिए आम जनमानस के ऊपर उसका बोझ नहीं पड़ा। अच्छा। लेकिन जो ग्लोबली जो इशू होता है, आप क्या भारत में अगर आप डेटा उठा के देखें तो क्या ये महंगाई भारत में बढ़ी है? पूरी दुनिया में बढ़ी है। लेकिन हर जगह सरकारें अपने देशवासियों की मदद कर रही थी, उन्हें राहत देने का काम कर रही थी। तो निश्चित तौर पर वो राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के ऊपर वो बोझ पड़ा, आम जनता उससे अछूती नहीं। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम कोरोना के दौर से बाहर निकले, दोबारा से बाजारों ने, व्यापारियों ने अपने काम शुरू करे, अर्थव्यवस्था पटरी पे आने लगी, तो निश्चित तौर पर जैसे ही सरकार ने मुफ्त राशन और बाकी चीजों की सुविधाओं के बाद आम जनमानस का जनजीवन समाने शुरू हुआ, तो निश्चित तौर पर ये महसूस होने लगा। और सरकार की इच्छा है, भरकस प्रयास है कि इस महंगाई की दर को नीचे लाकर प्रदेश की जनता को राहत दी जाए। और उस दृष्टि से निरंतर काम हो रहा है, और उसका ठीक है। लेकिन जपेंद्र जी, बड़े दुख की बात यह है कि पहली बात तो मुझे लगता है कि महंगाई अभी सबसे ज्यादा बढ़ी है। चुनाव होने के बाद, नतीजे आने के बाद मुझे लगता है महंगाई की दरें सबसे ज्यादा बढ़ी हैं, क्योंकि चाहे पेट्रोल के दाम हो, पेट्रोल के दाम कब बढ़ना शुरू हुए? 137 दिनों तक लगातार पेट्रोल के दामों में 1 पैसे की वृद्धि नहीं हुई थी जपेंद्र जी, 1 पैसे की वृद्धि। और अचानक से हर दूसरे दिन पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो रही थी। इसकी कोई दो वजह होगी, ऐसा तो नहीं कि ग्लोबली एकदम से महंगाई आ गई, भारत में इसका असर ऐसे कैसे पड़ने लगा? खैर, आपसे हम जवाब लेंगे, क्योंकि महंगाई पर ही जवाब आपसे नहीं, बल्कि बेरोजगारी दर, उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा सूबा है पूरे देश का, उससे भी ज्यादा बेरोजगारी दर है उत्तराखंड का। पहले ही पलायन को लेकर आपको लगातार प्रयास करने चाहिए थे, लेकिन उन पर कोई रोक नहीं लगी, और बेरोजगारी दर में आज आप बिल्कुल परचम लहराते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, और मेहमान हमारे साथ में रतूड़ी साहब भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से। रतूड़ी साहब, मुझे बड़े दुख के साथ आज ये कनेक्शन निकालना पड़ रहा है, क्योंकि नजर आ रहा है, आज जपेंद्र जी ने जैसे अभी छेड़ ही दिया कि महंगाई 20 से 21 के बीच में बढ़ी, तो मुझे तो लग रहा है कि 21 के बाद से बढ़ना शुरू हुई महंगाई का दर, अचानक से अभी बढ़नी शुरू हो गई है। क्या इस महंगाई का कनेक्शन, बढ़ती महंगाई का कनेक्शन आपको चुनाव से नजर आता है? देखिए गरिमा जी, हाँ, अभी कुंवर जपेंद्र साहब आम हिंदुस्तानियों की भाषा नहीं बोल रहे थे, केवल भाजपा की भाषा बोल रहे थे। अगर आम हिंदुस्तानियों की नजर से देखते तो इनको
रतूड़ी साहब, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, आपके पास हम वापस लौटेंगे आपसे कनेक्शन ठीक होने पर। हेमा भंडारी जी हमारे साथ में जुड़ी हुई आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। हेमा जी, आप सुन रही थी यहाँ पर अभी जपेंद्र जी को, आपको क्या लगता है कि इस बढ़ती महंगाई की असल वजह क्या है? क्योंकि जपेंद्र जी तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में बढ़ गई है, पूरी दुनिया में बढ़ी तो भाई भारत में भी बढ़ गई, लेकिन टाइमिंग पर ध्यान दे दें तो मुझे लगता है बहुत अहम हो जाता है। देखिए गरिमा जी, लगातार पहले ही देश जो है कोरोना काल से गुजर रहा था। 2 साल तक कोरोना काल चलता रहा, उसमें इतनी मंदी आई और अब ये महंगाई ने जो कमर तोड़ रखी है। जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी थी तो मोदी जी ने ये कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और आज जनता कह रही है कि बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। हाँ। तो ये बड़े बड़े वादे लेके और बड़े बड़े उस समय सिलेंडर ले लेके कि गैस के दाम बढ़ गए हैं। स्मृति ईरानी जी सड़कों पे आया करती थी, आज तो वो नजर ही नहीं आ रही है कहीं। इनके नेता सड़कों पे थे कि उस समय महंगाई को लेकर ही ये सत्ता में आए थे। और उसके बाद क्या हुआ, कहाँ पर इन्होंने, ये आज 2 साल की बात कर रहे हैं, कहाँ पर इन्होंने महंगाई कम करी। आज देखिए तनख्वाह तो किसी की बढ़ाई नहीं गई है, क्योंकि और कटौती, कोरोना के नाम पे जो कटौती भी करनी शुरू हो गई थी। लेकिन आज दूध से लेके सब्जी तक, सीएनजी से लेके रसोई गैस तक, खाने के तेल से लेके गाड़ी में डालने वाले तेल, सभी चीजें, कौन सी चीज है जो आज जो महंगाई से हर एक तबका परेशान है। और जो सरकार है, सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगी, ये अपने उपचुनाव में व्यस्त हैं। महंगाई चरम, यहाँ ये पूरे देश की जो महंगाई है इसमें क्योंकि मोदी सरकार को तो जो है अब पेरिस बनाना है ना इंडिया को, तो पेरिस कैसे बनेगा? भूख से कुछ लोग मर जाएंगे, जनता कम हो जाएगी, तो पेरिस तो बनेगा ना, तभी तो लोग अमीर होंगे। जब गरीब लोग मरेंगे, कोई भूखा नहीं सोएगा, तो भूखा कोई नहीं सोएगा क्योंकि कोई गरीब ही नहीं होगा यहाँ पर। जिस तरह से महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, हर एक तबके की कमर तोड़ रखी है। आप देखिए कि बेरोजगारी चरम पर है, पलायन को ये रोक नहीं सकते, या रोजगार है नहीं। उसके बाद कोरोना काल गुजर रहा था और अब ये महंगाई। तो इस तरह से जो है पूरा देश के जो आम जनता है, पूंजीपतियों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आम जनता पर इसका असर पड़ रहा है। और कई सुनने में आता है कि आत्महत्या तक लोग कर देते हैं, बच्चों को वो पाल नहीं पाते हैं तो वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं। जो मध्यम परिवार के लोग होते हैं उन पर सबसे ज्यादा मार पड़ती है। लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही, बड़े बड़े वादे करके आए थे और आज जपेंद्र जी बात कर रहे हैं कि नहीं अब हम ये बढ़ावा देंगे। क्या बढ़ावा देंगे पर्यटन को? पर्यटन का हाल देखो ना यहाँ पर आकर। मैं और मेरी टीम तो खुद गई थी यात्रा पे, ये देखने के लिए कि बड़े बड़े वादे करने वाले ये क्या क्या काम कर रहे हैं। और हमने पोल खोल के भी रख दी इनकी कि क्या क्या इन्होंने किया हुआ है। तो ये भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, इन्हें आम जनता की भाषा नहीं बोल रहे हैं। इनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि किस तरह से आम जनता महंगाई के नाम पे जो है उनका वो किया जा रहा है, उनके ऊपर मार पड़ रही है। तो बैठ के बातें नहीं होती हैं कि हाँ हमने ये कर दिया, हम ये बढ़ावा करेंगे, हम ये रोजगार देंगे। पहले महंगाई तो कम कर दो। ठीक है, यानी आपको भी लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी पर लगाम जो है वो अब तक लग नहीं पा रही है। ठीक है, रतूड़ी साहब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रतूड़ी साहब, आपकी आवाज आ रही है हम तक? आप तक पहुंच रही है हमारी आवाज? जी 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 रतूड़ी साहब, अभी आप कुछ कह रहे थे, आपका कनेक्शन टूट गया था, कंटिन्यू कर सकते हैं आप। देखिए गरिमा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को न तो आज महंगाई दिख रही, न बेरोजगारी दिख रही। इनको बेरोजगारी और महंगाई दिखती थी 2013 तक। अब इनको इतना प्रेम क्यों हो गया महंगाई से, अब ये समझ में हमारे परे है कि आखिर जो सिलेंडर लेके उठ करके और बूथ पर खड़े होकर के वोट मांगा करते थे और पिपली का एक गाना भी गाते थे कि महंगाई डायन खाए जाता है। तो आज तो महंगाई डायन इनकी बहुत सुंदर दोस्त हो गई। आज तो बड़ी लगाव हो गया, वो बड़ी प्रेमिका बन गई इनकी। तो बड़ा मतलब मैं समझ में नहीं पा रहा हूं कि ये जनता के लिए। देखिए जब केंद्र सरकार आदरणीय मोदी साहब जब प्रधानमंत्री बने थे तो जनता के हित में तो उनके निर्णय नोटबंदी हो, उन्होंने देखा क्या निकला, खोदा पार निकली चुईया। न तो कोई काला धन मिला, केवल लोगों को लाइन में लगा करके
178 आदमियों को मौत के कगार पे पहुंचा दिया। अरे व्यापारियों के लिए आप जीएसटी लाए, लेकिन उसके बाद उनको उनका, क्योंकि ग्रामीण परिवेश को समझ नहीं पाते, ये केवल शहरी व्यवस्था तक ये भारतीय जनता पार्टी थी, इनको ग्रामीण परिवेश और गरीब परिवारों की व्यवस्था समझ में नहीं है। आज इनको ये कह रहे हैं कि हम फ्री राशन दे रहे हैं। अरे फ्री राशन को पकाने के लिए तो 1000 का सिलेंडर कर दिया, 100 रुपए की राशन, 1000 रुपए का पकाने का सिलेंडर कर दिया। अरे क्या मजाक बना दिया भाई, क्यों इस देश को लूटने में लग गए हो, क्यों इस देश को बर्बाद करने में लग गए हो। अरे जनता रहेगी तो लोकतंत्र बचा रहेगा, आपकी सत्ता भी आएगी। पहले जनता को बचाने का फॉर्मूला तो निकालो। और ये पर्यटन की बात कर रहे थे ये मेरे मित्र, इनका एक प्रवक्ता अभी पर्यटन पर कह रहा था कि जो चार धाम यात्रा करते हैं तो अगर उनकी मौत हो जाए तो मोक्ष होता। वाह भाई वाह, कैसे कैसे प्रवक्ता पाल रखे हैं कि मरने के लिए लोग यात्रा करते हैं। मोक्ष की परिभाषा नहीं आती, मोक्ष का अर्थ नहीं आता है, तो कम से कम सीख करके पढ़ के आया करो। क्या हम मोक्ष करते हैं जो हम सनातनी लोग हैं, हम कहते हैं कि गलती से कभी कोई हमसे पाप हुआ हो तो उससे मुक्ति पाते हैं। आती हूँ जपेंद्र जी, आपके पास आती हूँ। ये इनका प्रवक्ता कहता है कि वहां अगर मर गए तो मोक्ष प्राप्त हो गया। अरे भाई क्या बयान है ये। ठीक है, ठीक है, इस पर हम जपेंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी बात सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। कहीं मच जाएगा देवभूमि के दंगल में बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर आज हम चर्चा करें। छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर आज हम विस्तार से बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ में कई खास मेहमान भी लगातार मौजूद हैं। रतूड़ी साहब ने आज कई अहम बातें कही हैं कि आखिर इस तरह की बातें क्यों करते हैं प्रवक्ता, और पर्यटन की बात करने वाले जपेंद्र जी इस पर कुछ कहना चाह रहे थे, उनके पास चलेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ में बॉबी पवार जी हैं, देवभूमि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। बॉबी जी, आपका स्वागत है आज की हमारी चर्चा में। लेकिन बॉबी जी, मुझे लगता है अब आपका जो संघ है ये बड़ा मजबूत होता जा रहा होगा, क्योंकि उत्तराखंड का जो बेरोजगारी दर है ये भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आपके यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही होगी। क्या लगता है आपको, क्यों आखिर बेरोजगारी का निदान नहीं होता? क्यों आखिर इस समस्या पर सरकारें ध्यान नहीं देती? इतना बड़ा प्रदेश भी नहीं है, उत्तर प्रदेश से छोटा है, और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है देश का, वहां से भी ज्यादा आपका बेरोजगारी दर हो गया है। मुझे लगता है इस पर बहुत गहनता से सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि कमी कहां पर रह जा रही है? क्यों आखिर उत्तराखंड के साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है? जी मैम, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस अहम मुद्दे को लिया। मैं कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड तो उत्तर प्रदेश से इसीलिए अलग किया गया था कि कम से कम यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके, यहाँ पलायन रुक सके। परंतु वर्तमान सरकार आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी की तरफ आंख मूंदे बैठी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर परीक्षाओं में अथाह भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी और कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री,
और इशारा करता है ये मौन व्रत जो इनका है, इन भ्रष्टाचार के तरफ जो मौन हुए बैठे हैं, और इशारा करता है। मैं तो सीधे तौर पर कहता हूं कि यहाँ से आयोग से लेकर और मुख्यमंत्री आवास तक सब लिप्त है इस भर्तियों में, क्योंकि यहाँ से ये करोड़ों कमाते हैं, एक एक सीट की बोली लाखों में लगाते हैं, 15 से 18 लाख की बोली एक एक सीट के लिए लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी एक परीक्षा हुई उत्तराखंड में 916 पदों के लिए, और उसमें इतनी बड़ी मात्रा में अनियमितताएं हुई है। बेरोजगार संघ ने और उत्तराखंड के बेरोजगारों ने सिर्फ ये मांग की है कि मुख्यमंत्री जी आप इसकी जांच करिए, आप इसकी निष्पक्ष जांच करिए। इसमें कई ऐसे चयनित अभ्यर्थी हैं जिनका प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से कोई मतलब नहीं है। इसमें कई ऐसे चयनित अभ्यर्थी हैं जो वर्तमान सरकार जो उत्तराखंड की भाजपा सरकार है, उनके कई जिले के पदाधिकारी, कई मंडल के पदाधिकारी, कई ऐसे जो चयन पा गए हैं, और वो किस आधार पर चयन पा गए हैं, वो भी टॉप की मेरिट में, उसकी जांच होनी चाहिए। अभी आप एग्जाम्पल के तौर पे हिमाचल में देख लीजिए, हिमाचल में भी संदिग्ध पाया गया पुलिस भर्ती में कि वहां पर कुछ संदिग्ध लोग का सिलेक्शन हुआ है, वहां पर तुरंत जांच बिठाई और तुरंत जांच में सब कुछ निकलकर सामने आ गया। परंतु ये क्या बात हुई कि धामी जी के आवास पर जाके खुद यहाँ कर 10 से 12 जो हमने ज्ञापन सौंपे हैं कि आप इस पर जांच करवाइए, परंतु 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, अभी तक खुद मुख्यमंत्री जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। और ये भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पर जो कहते हैं कि आप सबूत लाइए, क्या सबूत जुटाने का ठेका उत्तराखंड के बेरोजगारों ने लिया है? कहाँ है आपकी जांच समितियां? आप उनसे जांच करवाइए ना, सबूत मिल जाएंगे, और ऐसे ऐसे सबूत मिलेंगे कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और जांच करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, युवाओं की कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, विपक्ष भी आवाज नहीं उठा रहा कि हुआ क्या है। अब इसमें तो कौन कौन शामिल है, क्या क्या शामिल है, यहाँ पर कोर्ट की शरण अगर युवा लेता है, बेरोजगार कोर्ट की शरण में भी जाता है, कम से कम लगभग 100 लोगों ने वहां पर मामला जो अपना दायर किया हुआ है कोर्ट में, परंतु कोर्ट का जो स्टेटमेंट आता है वो आगे इस भर्ती को क्या है, डीबी के लिए कोई रोक नहीं लगाता है। वो कहते हैं तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते रहो, ठीक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते रहो, परंतु कम से कम उस पर भी तो एक नजर डालिए कि अगर जांच का विषय है तो उसमें जांच भी करनी अनिवार्य है। ये क्या हुआ कि बिल्कुल आप कोई मुंह से कोई कुछ बोलेगा नहीं। मुख्यमंत्री के सामने खुद हम गए थे, हमने जब हाथ में लेटर थमाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप जांच कीजिए, तो मुख्यमंत्री जी का चेहरा उतर गया था। क्या हम इससे यह अंदेशा लगा सकते हैं कि क्या मुख्यमंत्री जी लिप्त हैं? हम छाती ठोक के आरोप लगाते हैं और लगाएंगे भी, क्योंकि अभी तक 1 महीने बीतने के बाद भी मुख्यमंत्री जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। ठीक है, हाँ जपेंद्र जी आपके पास आएंगे और सारे जवाब लेंगे। हाँ, उन्होंने युवा मुख्यमंत्री के लिए ट्रेन चलवाया था कि युवा मुख्यमंत्री चाहिए, क्या आप ये नतीजा है उसका कि आज युवाओं की और पीठ फेरे बैठे हो? तो मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को अभी भी संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो देख लीजिएगा कि क्या हो सकता है, क्योंकि युवाओं में बड़ा आक्रोश है। ठीक है, युवाओं में आक्रोश है, वो साफ नजर भी आ रहा है। देखिए, और सिर्फ मुझे लगता है आक्रोश होना भी चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी दर जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। नरेंद्र सेठी साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सेठी साहब, आपका भी स्वागत आज की हमारी इस चर्चा में। आपने सुना, मुझे लगता है आज का डिबेट का जो मुद्दा है वो देश के सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। महंगाई हो या बेरोजगारी हो, इनसे पूरा देश जूझ रहा है। लेकिन ये आज के रिपोर्ट में सामने आया है कि उत्तराखंड का बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश से भी कहीं ज्यादा हो गया है। मुझे लगता है बहुत बड़े चिंता की ये बात है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। अभी शुरुआत में जपेंद्र जी के साथ मुझे एक चुनावी कनेक्शन नजर आ रहा था। उन्होंने कहा कि 20 और 21 के बीच महंगाई बढ़ी, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी चुनावों के नतीजों के ठीक बाद से महंगाई और ज्यादा तेजी के साथ में बढ़ना शुरू हुई है। असल तेजी तो महंगाई में अब आई है। चुनावी कनेक्शन पर भी विस्तार से हमको समझाइए, और साथ ही बताइए कि क्यों आखिर इन समस्याओं का निदान सरकारें नहीं कर रही हैं। गरिमा, देखिए, मैं आपके साथ बिल्कुल तथ्यात्मक तौर पर कुछ साझा करूंगा तथ्य, और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि महंगाई का मूल कारण क्या है और बेरोजगारी का मूल कारण क्या है। देखिए, ये प्रदेश उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना उत्तराखंड, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब बना था उस समय यहाँ की बेरोजगारी दर कम थी और उत्तर प्रदेश की ज्यादा थी। आज उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर नीचे आ गई है, हम ऊपर चले गए हैं। उसका कारण यह है कि इसका सीधा सा कारण मेरे को लगता है पैनल में बाकी किसी वक्ता ने प्रकाश नहीं डाला। जो राजनीतिक अस्थिरता
और ये नेतृत्व परिवर्तन बार बार होते रहे यहाँ पे, तो कभी भी जो स्थायी सरकार नहीं मिल पाई उत्तराखंड को एक ढंग से, जिसको सरकार चलाने की बात कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में नौकरशाहों के सामने भी एक सामने समस्या ये आती है कि वो अपनी ऊर्जा किस चीज में, अपने मुखिया के साथ किस चीज में इस्तेमाल करें, नियोजन में इस्तेमाल करें या जोड़ तोड़ की राजनीति में सरकार कैसे बचानी है उसमें इस्तेमाल करें। तो इस वजह से प्रदेश पिछड़ता गया और ये दर 5.3 पहुंच गई, जो कि उत्तर प्रदेश में मात्र 2.9 है। ये बहुत बड़ा कारण है। यहाँ पे 13 मुख्यमंत्री मिल गए जब से 22 साल में राज्य बना। तो आप सोचिए, वहां योगी आदित्यनाथ के साथ ये दिक्कत नहीं है। उनको वो बिल्कुल निर्भीक निष्पक्ष होकर एक एकाधिकार के साथ अपना शासन चला रहे हैं और उनके नौकरशाह उनको योजना में और नियोजन में पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं, उनकी बाजू बन रहे हैं। यहाँ पे अथाह हमारे पास संसाधन हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं और जड़ी बूटियां हैं, फल हैं, पर्यटन है, धर्माटन है, तीर्थाटन है। उसके बावजूद हम सरकार हमारी जो उसके नियोजन करता है वो कभी भी यहाँ पे स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए युवाओं के लिए आगे नहीं आ पाए। 1 करोड़ 10 लाख का ये जो राज्य है, इस राज्य में कितनी नौकरियां हो जाएंगी? हर कोई सरकारी नौकरी पर आश्रित नहीं रह सकता और उसको स्वरोजगार की तरफ जाना पड़ेगा। और जब स्वरोजगार की तरफ जाने के लिए सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं होगा तो फिर पलायन बढ़ेगा। जब पहाड़ में संसाधन पूरे हैं, जल है, वहां पे जड़ी बूटियां हैं, फल हैं और बहुत अच्छे नेचुरल लैंडस्केपिंग है जहां पे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन जब सरकार की मदद उस ओर नहीं होगी, खाली होम स्टे नाम दे देने से नहीं होगा। होम स्टे के लिए सरकार को युद्ध स्तर पर ऐसा करना चाहिए जिससे कि वहां पे लोगों का आकर्षण बढ़े। जो युवा अपने गांव, माता पिता को छोड़कर गांव से और वो नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली में रह रहे हैं, वो लोग वापस आके कहें कि हमारे गांव में सहूलतें मिल रही हैं और हम इस ओर जाकर अपने गांव को एक मॉडल गांव बनाएंगे ताकि वहां पे इंटरनेशनल लेवल का टूरिज्म डेवलप किया जा सके। पलायन के लिए सिर्फ मतलब वहां के संसाधन या आप या कहिए कि वहां की जो जरूरतें हैं वही जिम्मेदार नहीं है, सरकार का बहुत बड़ा रोल है। उनको अगर सरकार का रोल ना होता गरिमा जी, तो आप ये सोचिए कि जो रिवर्स पलायन की जो बात होती है वो क्यों शुरू होती? वो तभी उसकी जरूरत आन पड़ी जब हमें लगा कि पलायन, एक बड़े संख्या में पलायन होना शुरू हो चुका है। और इन सब के लिए सरकार जब तक दृढ़ निश्चयी नहीं होगी तो महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो, दोनों पे लगाम ना तो लगाई जा सकती है ना इस पे काबू पाया जा सकता है, क्योंकि खाका सरकार को देना है बनाकर। सरकार ने देखना है कि हमने अपने बेरोजगारों को किस तरीके से रोजगार में लगाना है। हमारे लिए सकारात्मक पहलू ये है उत्तराखंड में कि हमारा पंजाब वाला हाल नहीं है कि वहां का युवा जैसे नशे में डूबा हुआ है। यहाँ कम से कम उससे बचे हुए हम उत्तराखंड में, और फिर भी अगर हम अपने युवाओं को दिशा नहीं दे पा रहे हैं तो ये सरकार की अकर्मण्यता है और सरकार इसके ऊपर सोचे, विचार करे और सिर्फ बयानबाजी या खाली आश्वासन या होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगा के काम नहीं चलेगा। सरकार को धरातल पे कोई ऐसी योजना लानी पड़ेगी जिससे कि यहाँ का युवा ये महसूस करे कि वाकई ये सरकार हमारी है। ठीक है, यानी युवाओं को कहीं ना कहीं समझाना होगा और उनके मन में विश्वास देखिए, लेकिन तभी आएगा जब आप उनके लिए कुछ असल में धरातल पर कर पाएंगे। बड़ी बड़ी बातें और योजनाओं से कोई उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है। जपेंद्र जी बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, तुड़ी साहब ने जब बोला तब भी उनको कुछ कहना था और बॉबी पवार जी जब बोल रहे थे तब भी कुछ कह रहे थे। जी जपेंद्र जी बताइए। जी, हम क्रमवार तीनों हमारे वक्ताओं के सवालों का बिल्कुल जवाब देंगे और उम्मीद करेंगे कि ये संतुष्ट हो से। सबसे पहले हम बेरोजगारी से शुरू करते हैं। हमारे बेरोजगार संघ के साथी बैठे हुए हैं और नरेंद्र जी की बात को भी उसमें साथी जोड़ते हैं कि देखिए, आज उत्तराखंड के अंदर स्थिर सरकार है और सभी मिथकों को तोड़ते हुए उत्तराखंड की जनता ने धामी जी पर विश्वास जताया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विश्वास जताया है और विशेष रूप से युवाओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। धामी जी युवाओं की पहली पसंद बन के उभरे और इस चीज को सरकार भी जानती है और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी जानते हैं। और जो थोड़ी बहुत हमारे बेरोजगार साथियों का गुस्सा भी जायज है
कि वो अपनी जगह ठीक है, उनका नाराज होना जायज है अगर आज वो थोड़ा रोजगार से पिछड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये भरोसा रखना चाहिए कि आपका मुख्यमंत्री ईमानदार है, आपका मुख्यमंत्री निर्भीक है, आपका मुख्यमंत्री आपके लिए कुछ करना चाहता है, आपका मुख्यमंत्री प्रदेश के लिए कुछ करना चाहता है। तो उसी एजेंडे के ऊपर आज सरकार काम कर रही है और प्रदेश के मुखिया काम कर रहे हैं। ठीक है, नाराजगियां अपनी जगह है और नाराजगी होती तभी है जब उस नाराजगी की आवश्यकता हो, लेकिन जहां तक सरकार की ईमानदारी, सरकार की योजनाओं का अमली जामा पहनाने की बात है, आज सरकार निरंतर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है और उसके नतीजे हमें आने वाले समय में नजर आएंगे। ठीक है, ठीक है। नरेंद्र सेठी जी ने कहा नहीं, सेठी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जपेंद्र जी आप बोलेगा, सेठी साहब आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है और बॉबी साहब आपके पास आएंगे, सुन लेते एक बार जपेंद्र जी को। हाँ मैं कह रहा हूँ खाली ईमानदार मुख्यमंत्री होने से घर का चूल्हा नहीं जल जाता। एग्जैक्टली मैं टोकने वाली थी लेकिन जपेंद्र जी कहेंगे बोलने नहीं देते। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जपेंद्र जी एक बात मेरी भी जोड़ लीजिए, आपको पूरा वक्त दूंगी, प्लीज ये मत कहिएगा कि आपको बोलने नहीं दिया गया। देखिए आप कह रहे हैं कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और अब स्थिर सरकार है, आपने शुरुआत ही इसके साथ की, तो स्थिर सरकार है बावजूद इसके ये आंकड़े अभी तो सामने आए हैं, ये अभी की जो हमने आज रिपोर्ट दिखाई अपने दर्शकों को, ये अभी की रिपोर्ट है। तो 5 सालों से तो आप थे ही और अभी फिर आपको 5 साल रहना, फिर कमी कहाँ रह जा रही है? फिर तो गरिमा जी, हाँ गरिमा जी ये 47 की गरिमा जी ये 47 की सरकार को स्थिर सरकार बता रहे हैं जपेंद्र जी, तो 57 वाले में कौन सा एक पाया कम था क्या उनके पलंग में? बिल्कुल वही तो मैं कह रही हूँ ना कि इसके पहले भी आप थे। आप मीडिया वाले मिल गए, आप खुद ही कह रहे हो कि अभी तक स्थिरता नहीं आई, मुख्यमंत्री बदलते रहे। अरे भाई हम आप ही की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी आप ये मान रहे हैं कि अभी तक स्थिरता नहीं थी। आज आप भी कह दीजिए, मीडिया वाले तो कहते आए लेकिन आज आप ऑफिशियल न्यूज पर कह दीजिए ये बात, कह दीजिए ये बात। यानी मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। हम कहें तो आपको समस्या होती है, लेकिन जब मौका आ पड़े तो आपको खुद कहने में ये बात समस्या नहीं है। आप तो कह रहे हैं ना, राजनीति आज उत्तराखंड की राजनीति में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, प्रदेश की जनता ने सभी मिथकों को अरे क्या परिवर्तन हुआ है इसके पहले जपेंद्र जी, क्या परिवर्तन हुआ इसके पहले? आपके पास 57 थी, अभी 47 हो गई। आप पर पहले और ज्यादा भरोसा करते थे, अब जनता का भरोसा कम हो गया, लेकिन फिर भी आप पर सबसे ज्यादा है। आपने उत्तराखंड की जनता को क्या दिया? 5 सालों से कोई और था, कांग्रेस बैठी थी जिस पर आप आरोप लगाते थे। इस चैलेंज को स्वीकार करा है। कौन से चैलेंज को स्वीकार किया? सरकार ने इस चैलेंज को स्वीकार करा है कि हमें जो प्रदेश के अंदर जो कमियां हैं, चाहे वो बेरोजगारी की दर को लेके है, रोजगार बढ़ाने की दर को लेके है, विकास के पथ पर आगे जाने की दर को है, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो योजनाएं बनाने ऊपर आज ईमानदारी से काम हो रहा है। आज क्यों हो रहा है? आज ये हालत क्यों हुई? मैंने पहले भी जब आपने अपने जवाब में शुरुआत पहले मैंने आपसे ही की, आपने जवाब दिया तो मैंने आपसे सबसे पहले यही सवाल किया था कि कब से प्रयास कर रहे हैं? आपने काम प्रयास कर रहे हैं, मैंने कहा कब से कर रहे हैं? क्योंकि भाई आप ही थे, आप ही हैं और 5 साल आप ही रहने वाले हैं और आप लगातार 5 सालों तक मेरी डिबेट में यही बात कहने वाले कि हम प्रयास कर रहे हैं। धामी जी को चुनाव से पहले मात्र 3-3.5 महीने मिले। अरे तो धामी जी अभी आप धामी जी क्यों कह रहे हैं? आप तो ये कहते हैं ना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमने ये किया, मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये किया। धामी जी के पहले त्रिवेंद्र जी थे, तीरथ जी थे, वो कहीं बाहर से आए थे, कोई और लेकर आया था। आज आप लोग सोच के बैठे हुए हैं कि सरकार के अच्छे कामों की भी आप आलोचना करेंगे और मैंने आप एक काम बताइए जिस पर मैंने ये कहा हो कि आपने एक काम गलत किया। आप एक काम बताइए, ये गलत बात है जपेंद्र जी, ये गलत बात है। मैंने आप बताइए आपकी कौन सी योजना की आलोचना आज यहाँ पर बैठकर कर दी? मैं महंगाई पर सिर्फ सवाल आपसे सबसे ज्यादा करूंगी और बेरोजगारी पर भी आपसे ही करूंगी क्योंकि सत्ता में आप बैठे हैं। हमने सहर्ष स्वीकारा कि प्रदेश के युवाओं का गुस्सा जायज है। हम निरंतर उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले समय में बेरोजगारी दर बिल्कुल खत्म हो उत्तराखंड के अंदर। और ये प्रण है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मुख्यमंत्री का, कि 25वीं वर्षगांठ से पहले बड़े आसान जपेंद्र जी, बड़े आसान जवाब होते हैं ये। बस ये कह देना कि मैं कोशिश कर रहा हूं, ये कह देने भर से नहीं होता। सवाल तो यही है, मेरी समझ मैं यही आपसे बार बार दोहरा रही हूं। सेठी जी कुछ कह रहे हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। हाँ सेठी साहब, 2000 गरिमा जी 2020 में भी यही कहा था इन्होंने कि हम
प्रदेश के बेरोजगारों के लिए उनकी बेरोजगारी दर कम करने के लिए हम प्रयासरत हैं और भरसक प्रयासरत हैं, और वो 2.9 से बढ़कर 5.3 हो गई। बिल्कुल, तो कितना अच्छा प्रयास था। बस यही, इसी पर मुझे जवाब चाहिए। आप कह रहे हैं कि प्रयास आप कर भी रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। भाई कर भी रहे थे तो फिर ये कैसे हो गया, इस पर जवाब दीजिए ना आप। ये आंकड़े जो बढ़ गए ये कैसे बढ़ गए अगर आप कर रहे थे तो? देखिए अब बीच में हमारा निवेदन है कि ठीक है, आपकी बात मान लेती हूँ, नहीं बोलूंगी, नहीं टोकूंगी आपको, आप बोलिए, लेकिन इसका ही जवाब दीजिएगा, कहीं और मत जाइएगा। नहीं तो इसी का जवाब देंगे। जो हमारी नेक्स्ट 100 डेज की सरकार की योजना है, तो ये सरकार इसी योजना पहले सरकार के लिए रोजगार सृजन करना सबसे बड़ा एजेंडा है और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। बेरोजगारी दर को कम करके युवाओं को रोजगार से जोड़कर युवाओं के भरोसे को कायम रखना और युवाओं के माध्यम से प्रदेश को ये संदेश देना कि सरकार अच्छे काम करने में सक्षम है और सरकार देश के और प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाकर रोजगार के साधन सुलभ कराने की दृष्टि में निरंतर आगे बढ़ रही है और कामयाबी से आगे बढ़ रही है। अगले 100 दिन की सरकार की सबसे पहली ये योजना है जिसका असर आपको आने वाले 3 महीने में नजर आ जाए। ठीक है, यानी आप आज ये बात ऑफिशियली कह रहे हैं ना कि 3 महीने, मैंने आपको नहीं टोका, लेकिन 3 महीने में आपको लगता है ठीक है। बॉबी साहब को अभी इसी पर जोड़ते, बॉबी साहब ये कह रहे हैं 100 दिनों का हमको वक्त दे दीजिए, हम सबको सुधार देंगे, रामराज जला देंगे उत्तराखंड में भी। नहीं, राम राज्य कब आएगा जब परेशान युवा अभी है। अभी की अगर मैं भर्ती की बात करूं तो 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया, अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। सबसे बड़ी बात यह है, प्रदेश के मुखिया हैं, कम से कम 10 ज्ञापन जा चुके हैं अभी तक कौन सी ईमानदारी की बात कर रहे हैं आप? अगर ईमानदार होते तो कोई युवाओं के पक्ष में कोई स्टेटमेंट देते, आयोग में बैठे अधिकारियों की जांच करवाते जिनके कार्यकाल के दौरान कई परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, और होता कि यहाँ पर जो गलत चयन प्रक्रिया से चयनित हुए हैं उनकी आप जांच करवाते, परंतु हुआ तो कुछ नहीं। तो हम कैसे मान ले कि ईमानदार है? ठीक है, ईमानदारी तो दिख नहीं रही ना, ईमानदारी दिख नहीं रही है। बात कर रहे हो आप 100 दिन की, 100 दिन में क्या, जब 100 दिन तब या जब तक वो कूड़ा कचरा भी आप विभागों के अंदर भेज दोगे। उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के विभागों में जो यहाँ से कूड़ा कचरा जा रहा है ना, जो यहाँ से आप पैसों लेकर जिनको अंदर भेज रहे हो, वो कूड़ा कचरा अंदर विभागों को खोखला कर रहा है। इस बात को ध्यान देने योग्य है ये बात, और इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, यानी आपको विश्वास नहीं है। देखिए जगपेंद्र जी, आपकी जो कार्यशैली पिछले उसमें रही कार्यकाल में, इसके चलते आज आपके ही प्रदेश के युवा पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आपने खुलकर आज कह दिया कि 100 दिनों का वक्त हमको दे दीजिए। मैं तो कह रही हूँ चलिए ठीक है, अच्छी बात है, बीजेपी ने कम से कम कबूल कर लिया कि 100 दिनों का वक्त। हालांकि मेरे सवाल का जवाब आपने भी नहीं दिया था कि अब तक जो हुआ वो क्यों हुआ, इस पर भी तुम आपसे सवाल करेंगे ना। खैर कोई बात नहीं। कांग्रेस पार्टी से रतुड़ी साहब है। रतुड़ी साहब, 100 दिनों वाली बात पर आपको विश्वास है कि 100 दिनों में ये सुधार देंगे हालात? 100 दिनों में जो बेरोजगारी दर इतना पहुंच गया, इसमें कुछ कमी ला देंगे हो सकता है? गरिमा जी, इन पर भरोसा कैसे करेंगे? अरे पहले भी 100 दिन में तो लोकायुक्त ला रहे थे, आज तो ये 6ठे साल में प्रवेश कर गए, आज तक नहीं आए। प्रधानमंत्री 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दे रहे थे, प्रत्येक खाते में 15 लाख दे रहे थे, वो आज तक नहीं आए। इन पर भरोसा आखिर युवा करे क्यों? सवाल ये है कि तो इनके अपने 2017 के संकल्प को आप देखें, इनका जो दृष्टि पत्र था, और इस समय के चुनाव का भी अगर 9 संकल्प को पढ़े, इनके संकल्प में कहीं भी नागरिक संहिता का उल्लेख था कहीं? जो सबसे पहले कैबिनेट में था, कैबिनेट में कहा था कि पहली कैबिनेट में जो 20,000 पद रिक्त हैं और सरकार के पास वो पद हैं, उनको भरने का काम करेंगे। आज वो 100 दिन से आगे बढ़ गए हैं, तो इनका हाल ये है कि पर्यटन मंत्री विदेश में मस्त है, मुख्यमंत्री चुनाव में व्यस्त है, और सरकार आज ये जनता आत्मनिर्भर है, अपनी आत्मा पर निर्भर है। ये इनका फॉर्मूला है। इनको न महंगाई से कोई लेना है, न बेरोजगारी से लेना। इन्हें तो पुरानी कहावत कहा करते थे बुजुर्ग कि मिले यूं तो करे क्यों, अरे जाति वर्ग धर्म में लड़ाओ और वोट पाओ। इनको इनके विकास की योजना, गरिमा मैं बताऊं कि आप बताएं
कि पहले गिनते थे सरकार की योजनाएं कि इतने स्कूल खुल गए, इतने अस्पताल खुल गए। आज की सरकार, भाजपा की सरकार की अगर उपलब्धि आप गिनाएंगे तो इतने लाउड स्पीकर उतार दिए, इतने बुलडोजर भेज दिए, ये इनकी उपलब्धता है। तो जिनके संकल्प में केवल लाउड स्पीकर उतारना और केवल बुलडोजर भेजना जिनका सिद्धांत बन गया हो, वो जनता के प्रति क्यों उत्तरदायी होंगे? ठीक है, यानी इनका ध्यान, आपका कहने का मतलब है, कहीं और खुद है और साथ ही साथ जनता का भी ये ध्यान कहीं और भटकाना चाहते हैं ताकि महंगाई और बेरोजगारी पर तो बात ही ना हो सके। इस पर हम बात करेंगे, हाँ जवाब लेंगे जपेंद्र जी, लेकिन हेमा जी जुड़ी हुई हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। हेमा जी, अभी सुन रही थी आप यहाँ पर जपेंद्र जी ने कहा कि 100 दिनों में तस्वीर बदल जाएगी, युवाओं को कहीं ना कहीं भरोसा होगा, बेरोजगारी जो है वो हो जाएगी, महंगाई पर कुछ नहीं, बहुत बड़ा बोला उन्होंने। लेकिन चलिए बेरोजगारी पर ही उनके जवाब को अगर हम ले लें, 100 दिनों से आपको उम्मीद है कुछ बदलने वाला है? लगातार 2014 से इनकी सरकार है और लगातार क्या बदल रहा है? अब तो इनकी 10 साल सरकार है, रह चुकी है, और इनकी सरकार के रहते इन्होंने क्या बदला? इनकी उपलब्धियां ये गिनवा नहीं सकते हैं। और बड़ी विडंबना है इस देश की कि मोदी जी मन की बात तो सुनते हैं पर जन की बात नहीं सुनते। जिस दिन मोदी जी जन की बात सुनना शुरू कर देंगे ना, उस दिन कुछ सुधार आ सकता है। और जब 2014 में चुनाव के समय जब मोदी जी ने कहा था कि महंगाई पर माँ, तो आज बड़ी हैरानी होती है कि आज मोदी जी माँ नहीं बोल रहे हैं और उनके प्रवक्ता भी महंगाई पर माँ नहीं बोल रहे हैं। इधर उधर बातों को घुमा तो रहे हैं लेकिन महंगाई की माँ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको सिर्फ घुमाना आता है। ये महंगाई पर कुछ बोल नहीं सकते, इनको दिखाई नहीं दे रहा है कि महंगाई पर जन की, अरे मन की बात तो बाद में सुना देना, तालियां बाद में बजवा देना, पहले जनता की बात सुनिए कि जनता त्रस्त हो रखी है। सिर्फ चुनाव में चुनावी जुमले करने से काम नहीं चलता है, करना भी पड़ता है, लेकिन इनका काम क्या है? सिर्फ चुनावी जुमले करना। आज आप यहाँ पर 2 साल कोरोना के बाद जो है यहाँ 4 धाम यात्रा शुरू हुई है, यहाँ देखिए जरा क्या स्थिति है। क्योंकि आपने मुख्यमंत्री जी तो उपचुनाव में व्यस्त हो गए और पर्यटन मंत्री जो है अपना दुबई घूम रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर श्रद्धालु जो जा रहे हैं उनके लिए जो बड़ी बड़ी मशीनें लगाई हुई है, इन्होंने बताते हैं ये बात। हमारी टीम, मैं खुद टीम के साथ गई थी केदारनाथ धाम की यात्रा में। एक एक चीज मैंने वहां पर नोट करी और एक एक चीज मैंने मीडिया को बताई है कि किस तरह से वहां पर ना तो डॉक्टर है, घोड़े मर रहे हैं रास्ते में, तो वहां डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं, कोई शौचालयों की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई महिला जाती, खुले में शौच हो रहा है। वैसे कहते हैं खुले में शौच नहीं होगा, जुर्माना लग जाएगा, लेकिन वहाँ खुले में शौच हो रहा है। ठीक है, यानी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। ठीक है, 4 धाम पर हम बात आज नहीं कर रहे हैं माजी, लेकिन यानी आपको लगता है कि व्यवस्थाएं कहीं भी ये ठीक इनकी ओर से जो है वो नहीं की गई हैं। ठीक है माजी, हमारे साथ में नरेंद्र सेठी जी हैं। सेठी साहब, आपने सुना, आज मुझे लगता है जपेंद्र जी ने जोश जोश में बड़ी बातें कह दी। एक तो 100 दिनों वाली बात उनकी ओर से कही गई कि 100 दिनों में तस्वीर बदल देंगे। दूसरा, वो कह रहे हैं कि मीडिया तो खुद कह रहा है कि अस्थिर सरकार थी, अब हम स्थिरता लाएंगे। क्या लगता है आपको कि अब ये जो स्थिर सरकार वाली बात करें, इस स्थिर सरकार में युवाओं का कुछ होगा, जनता का कुछ होगा? 100 दिनों के अंदर गरिमा जी, अगर जैसे जपेंद्र जी ने वायदा किया है, तो अगर ये पूरा नहीं होता तो जपेंद्र जी का बेरोजगारों को घेराव भी करना चाहिए और प्रदर्शन करना चाहिए इनके खिलाफ, क्योंकि अगर इतना बड़ा वायदा कर रहे हैं ये, तो उस वायदे पे खरा उतरना चाहिए। ये सरकार के नुमाइंदे हैं, ये सिर्फ प्रवक्ता नहीं है, यहाँ पे अपनी बात पहुंचाएंगे सरकार तक, बेरोजगारों का दर्द पहुंचाएंगे, तो उन तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। हम बात करते हैं गरिमा, जो महंगाई की बात चल रही है, जब भी कभी आप देखिए कि कोई चीज विकराल रूप धारण कर लेती है, चाहे वो महंगाई हो या बीमारी हो, तो उसके ऊपर एक हमें शिकंजा कसना पड़ता है, उसके ऊपर इमरजेंसी लगानी पड़ती है। जैसे कोविड फैला जिस समय, तो लॉकडाउन लगाना पड़ा। 1975 में जिस समय महंगाई और उससे अस्थिरता बहुत फैली, तो इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी, और इमरजेंसी के दौरान कुछ ज्यादतियां भी हुई, कुछ अच्छे काम भी हुए। तो इसी तरीके से आज जो महंगाई बेकाबू है, मुझे लगता है कि जो ज्यादातर जो जमाखोरी का वर्ग है वो भाजपा समर्थक भी है, तो उनको चाहिए कि इसके ऊपर आपातकाल घोषित करें महंगाई के ऊपर, जिससे आम जन को राहत मिल सके और आम जन को यह महसूस हो कि वास्तव में जो सरकार है वो जनता की हितैषी है। और छोटी से छोटी चीज, आलू प्याज गैस सिलेंडर और इनके दामों को लेकर, दालों के दामों को लेकर, सब्जियों के दामों को लेकर वो चिंतित है। और वो ये इस बात को लेकर चिंतित है कि एक अपना सर्वेक्षण कराए
कि एक आम व्यक्ति कैसे जीवन यापन कर रहा है। अगर उसको लगता है कि सही ढंग से जीवन यापन नहीं हो रहा है तो उसके सेठी साहब, मैं एक चीज आपसे और जानना चाहती हूँ कि जो आप अभी कह रहे हैं ना कि दिखाना होगा, सेठी साहब ये दिखाना होगा कि हम चिंतित हैं, असल में सरकार चिंतित है भी? ये भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। सरकार को फर्क पड़ता है महंगाई से, क्योंकि इलेक्शन तो हो गए, इलेक्शन तक क्यों नहीं बढ़ा पेट्रोल? मैं बार बार ये सवाल करती हूँ कि भाई 137 दिन क्यों नहीं बढ़ते हैं? क्या असर नहीं होता है? उसी 37 दिनों के पहले ही तो हम देख रहे थे लगातार, चाहे यूक्रेन हो, ये सारे मुद्दे भी चल रहे थे, तब तो इनका हवाला देकर नहीं पेट्रोल के दाम बढ़ गए। और जैसे ही इलेक्शन होता है तो ये कनेक्शन क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? हम तो इस कनेक्शन को भी निकालेंगे ना, हम तो सवाल करेंगे। तो वाकई में चिंता है। आपने जो सवाल किया गरिमा, वो सवाल ऐसा है कि उसका वास्तव में इस समय वर्तमान में जो एक दिग्गज अर्थशास्त्री है यहाँ के, वो भी जवाब देने में अक्षम है, क्योंकि समझ से बाहर है। आप ये देखिए कि जो दोहरे मापदंड हैं हमारे देश में क्या है कि हम पेट्रोल 103 रुपए लीटर, हमारा पेट्रोल जो है 103 रुपए लीटर है यहाँ पे, और भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो निर्यात कर रहा है वो 32 से लेकर 38 रुपए लीटर श्रीलंका को, नेपाल को, भूटान को, मालदीव्स को कर रहा है। ये मेरे कहे आंकड़े नहीं है, ये एक मिस्टर सब्बरवाल है, रोहित सब्बरवाल, उन्होंने आरटीआई में जानकारी मांगी और उस जानकारी के तहत भारत सरकार के पेट्रोलियम विभाग ने ये जानकारी दी है। तो इससे पुख्ता जानकारी और क्या हो सकती है? आप दूसरे देशों को पेट्रोल 1/3 दामों पर बेच रहे हैं और अपने देश में, यानी कि आपकी पेट्रोल कंपनियों के साथ सांठगांठ है सीधे तौर पर। जो धन आपको बैकडोर से वापस मिलता है और जिस धन का आप अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा यह मानना है, अगर सरकार की इच्छा शक्ति है कि वास्तव में उसने इस देश से गरीबी दूर करनी है, तो उसको इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए। गरीबी दूर करनी है, गरीब को दूर नहीं करना। आप ये मत सोचिए कि अमीरों का देश बना के छोड़ दें, कि सिर्फ वाहन वही रखे जो 125 रुपए लीटर पेट्रोल अफोर्ड कर सकता है। वाहन वो भी रखे जिसको आप 50 रुपए लीटर पेट्रोल, 60 रुपए लीटर पेट्रोल दिला सकते हैं। और आज इतनी समर्थवान है सरकार, लेकिन अगर सरकार नहीं कर रही तो इसके पीछे सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। हम नकल करते हैं यहाँ पे, जैसे चुनाव हुए तो इन्होंने अपनी इसमें कहा घोषणाओं में कि हम 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे। आप नकल कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, और एक तरफ आम आदमी पार्टी को आप कोसते हैं, दोष देते हैं। बिल्कुल, और फ्री के नाम पर ये कोसते भी रहे हैं, अनुसरण करते हैं। फ्री बिल्कुल, यानी अब इनको भी एहसास जो है ना सेठी साहब, इनको भी कहीं ना कहीं वो फ्री वाला फंडा समझ में आ गया, क्योंकि चाहे माने या ना माने लाभार्थी वर्ग ने इनका 22 में खूब साथ दिया ना, इसी के चलते तो अभी फ्री वाला फंडा पकड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी को घेर नहीं पा रहे हैं अब, लेकिन खुद गिरते चले जा रहे हैं। जपेन जी, हम यही चाहते हैं कि आज आपने जो बात कही है ये बिल्कुल सच हो जाए। 100 दिनों में आप अपने प्रदेश के युवाओं को संतुष्ट कर सकें, क्योंकि ना तो हम चाहते हैं कि आप इन पार्टियों के प्रवक्ताओं को संतुष्ट करें, हम सिर्फ चाहते हैं कि आप उत्तराखंड की जनता को संतुष्ट कर सके, जो बेरोजगारी और महंगाई की मार झेल रही है लगातार और परेशान नजर आ रही है। और 100 दिनों के बाद मैं फिर से एक बार आपके साथ डिबेट करूंगी और चाहती हूं कि उस दिन आप पूरे गर्व के साथ ये बात कह सके कि उत्तराखंड में जो बेरोजगारी दर है वो कम हो रही है, युवाओं को रोजगार जो है वो आप दिला पा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज की हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो कैसे होगा समस्या का समाधान, आज इसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत कर रहे थे देवभूमि के दंगल में, क्योंकि उत्तराखंड का बेरोजगारी दर अब देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा हो गया है, जो बेहद चिंता का विषय है। देवभूमि के दंगल में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।